हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो करंट अफेयर्स वाला तो हमने काफ़ी कुछ कल बता दिया था। उसके अलावा भी चाइना वाला जो एंगल है उसको थोड़ा सा और अच्छे से करिए। बहुत सारे तरीके से चाइना से आपको तुलना करनी है। एजुकेशन में भी कंपेयर करना है, इकोनॉमी में भी कंपेयर करना है, और चाइना की पॉलिटिक्स से भी कंपेयर करना है इंडिया को। ठीक है, तो दुनिया में जो दो ध्रुव थे, कम्युनिस्ट वाला और दूसरा कैपिटलिज्म वाला, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, उन दोनों के हिसाब से भी कंपैरिजन आपको अच्छे से करना है। और फिर इंडिया अलग है, जो हमने बताया था कि इंडिया ने जो चुना था, नेहरू ने जो सोशलिज्म चुना वो डिफरेंट था, क्योंकि बॉम्बे प्लान वगैरह हमने आपको बताया था। तो उस हिसाब से उसका एक होमवर्क बनाइए। चाइना के साथ सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होगा परीक्षाओं में। शुरुआत भी हो गई, 2 साल से हो रहा है। 2 साल के पुराने पेपर देखेंगे तो चाइना से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, लेकिन अब और ज़्यादा प्रश्न आएंगे। वॉरफेयर में भी और बॉर्डर सिक्योरिटी में भी, क्योंकि रूलिंग पार्टी हमेशा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको लेके आएगी और कहेगी कि चाइना के साथ हम मजबूत हैं। इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है चाइना की, और इतनी मजबूत है कि मित्रता में फ़ायदा है। वॉरफेयर में वो हमसे बहुत आगे हैं, इसलिए युद्ध के क्षेत्र में भी मित्रता हो जाए, बातचीत हो जाए, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बातचीत हो जाए, मित्रता हो जाए, उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है इंडिया को। तो जब समझ होगी और सब नेताओं को पता होगा तो वो उकसाने वाली बातें भी नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर अनावश्यक लड़ाई हो जाती है। ठीक है, एजुटेक में शी जिनपिंग ने सब खत्म कर दिए, वहाँ की एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। भारत में अपने आप खत्म हो रही है। बायजूस, अनअकैडमी सब डूब रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे फील्ड में चले गए थे, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, और उधर चले गए तो उन्होंने अपनी एनर्जी दूसरी जगह पैसे लगा दिए। और वो सब मार्केट से पैसा उठाने के चक्कर में, कंपनी लिस्टेड कराने के चक्कर में, वो सोच रहे थे शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे तो अच्छा खासा इजी मनी हमारे पास आ जाएगा, और इजी मनी मार्केट से पलायन कर गया फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की वजह से। तो अगर कोरोना नहीं होता और अगर दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े होते तो शायद ये अभी तक आईपीओ इनका आ चुका होता, और आईपीओ आ जाता तो फिर इन्वेस्टमेंट आ जाता, और इन्वेस्टमेंट आ जाता तो इनका पैसा ये निकाल लेते, बल्कि बड़ी बड़ी मोटी सैलरी निकाल के अलग हो जाते हैं, दूसरों को बेच देते। तो सही समय पे आकाश इंस्टीट्यूट ने उसको बेच दिया था, बायजूस को, और इधर उधर जो भी हुआ वो सही समय पे जो बेच के निकल गया वो फायदे में रहा। अब वो कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि अब उसका टिक पाना बहुत मुश्किल है उस लेवल पे, क्योंकि बहुत समय तक आप टिका के नहीं रख सकते। और पैसा आपने उधर स्पॉन्सरशिप वगैरह करना शुरू कर दी क्रिकेट टीम को, और वर्ल्ड कप कराने लग गए, और वो सब, तो वो सब काम नहीं है एजटेक का। एजटेक कंपनियां जो है शी जिनपिंग ने तो खुद ही ख़त्म की है, वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी ख़त्म किया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर कंपैरिजन बना के चलिए। एक भारत में पूंजी की व्यवस्था, और भारत में भी क्या रियल एस्टेट में बबल बस्ट हो सकता है? डेफिनेटली। देखिए, बहुत सीधा सा फंडा है कि
अगर किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए सैलरी मिलती है साल भर की, तो क्या ऐसा व्यक्ति अपना खुद का मकान बना सकता है? क्योंकि कई लोग तो 5 लाख सैलरी वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो 5 लाख या 5 लाख से कम कमाते हैं। लेकिन जब 10 लाख या 20 लाख 10 से 20 लाख रुपया सैलरी लेकर के भी यदि कोई व्यक्ति मकान बनाने की स्थिति में नहीं है, उसको बैंक की शरण में जाना पड़ता है। पहले लोग मकान बनाते थे तो किराए के बदले बनाते थे कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं और 10,000 रुपया किराया दे रहे हैं या 5,000 रुपया किराया दे रहे हैं, और अगर हम अपना खुद का मकान ले लेंगे तो ये मकान की किस्त होगा, EMI होगा 5,000 रुपया, तो हम किराए के बजाय EMI भर देंगे तो मकान हमारा खुद का हो जाएगा 10-20 साल में। तो ये सोच से मकान बनाते थे और मकान खरीदते थे। लेकिन अब क्या होता है कि 10% पैसा ही आप चुका पाते हैं अपनी तनख्वाह में से। अगर कोई 10-20 लाख भी कमाता है तो अगर शहर में मकान खरीदना है तो केवल 10% पैसा वो अपना कंजम्पशन के बाद इनकम में से निकाल पाएगा, जिससे वो मकान को दे सकता है। केवल 10% पैसा ही दे पाता है, 90% उसको बैंक से लेना पड़ता है, तब जाके मकान उसका होता है। तो जब मार्केट में ऐसे मकान हो जिसमें 90% पैसा बैंकों का लगा हुआ है, तो फिर ऐसा बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। किसी भी दिन ये बबल इसलिए बस्ट हो सकता है क्योंकि पैसा बैंकों का है, और बैंकों में जो पैसा है वो लोगों के सेविंग का पैसा है, और लोगों को ट्रस्ट है इसलिए बैंक है। ट्रस्ट पे बैंक चलता है, विश्वास पे। अगर व्हाट्सएप पे अगर एक खबर घूमने लग जाए कि फलाना बैंक डूबने वाला, अपना पैसा निकाल लो, और हजारों लाखों लोग अगर अपना पैसा निकालने के लिए पहुंच जाएं, तो बैंक के पास तो इतना पैसा नहीं है देने के लिए, तो बैंक रन हो जाएगा। उसको बोलते हैं बैंक रन, यानी कि डूब जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति खराब है। तो बैंक रन की स्थिति क्यों आती है? क्योंकि जब शहर में मान लिया जाए 1 लाख मकान है और उसमें से 1 लाख में से 50,000 से ज्यादा मकान बैंकों के 90% से बने हुए हैं, और वाकई में प्राइस कितनी है? 10% ही होनी चाहिए उसकी, 20% प्राइस होनी चाहिए। अगर 1 करोड़ है तो 20 लाख या 30 लाख की उसकी कीमत होनी चाहिए। वो तो दलालों ने और कुछ लोगों ने मार्केट को ऊंचा उठा करके और जैसे तैसे उसको 1 करोड़ पहुंचाया हुआ है। वास्तव में उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। इसलिए आप अगर किसी मकान में किराए से रहते होंगे तो वो 10,000 रुपए में, 1 करोड़ का मकान 10,000 रुपए में किराए से दे देता है। कई बार वो बताता है इस मकान की कीमत 25 करोड़ है, और आपको तो 25,000 रुपए में दिया हुआ है उसने। 25 करोड़ है मतलब 2.5 लाख रुपया किराया होना चाहिए कम से कम, या 2 लाख तो किराया होना ही चाहिए, तब जाके उसका ब्याज निकलेगा ना उसका। आपको तो वो 25,000 रुपए में दे रहा है, तो 2.5 करोड़ का मकान 25,000 रुपए में किराए पे क्यों चढ़ा रखा उसने? ये तो बहुत घाटे का काम है। वाकई में उसकी कीमत उतनी है, 25,000 रुपए के हिसाब से ही उसकी कीमत 25-30 लाख 40 लाख से ज्यादा नहीं है। बट वो 2.5 करोड़ जा रहा है, तो 2.5 करोड़ का 90% कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। 2.5 करोड़ का 90% बैंक से लिया हुआ है, या 80% लिया हुआ है, तो वास्तव में तो उसकी उतनी कीमत नहीं है। और एक साथ बैंक के पास यदि बहुत सारे मकान ऐसे डिपॉजिट हो जाएं, या लोग मना कर दें कि हम तो किस्त नहीं चुका पाएंगे हर महीने वाली, आप इसको मकान को बेच के अपना निकाल लो, तो बैंक इतने सारे हजारों लाखों मकान किसको बेचेगी? वो भी इतने महंगे। तो उसी को बोलते हैं बबल बस्ट, सब प्राइम क्राइसिस। अब आ गया समझ? तो एक सीमा तक ही आप कीमत बढ़ा सकते हो, एक सीमा से ज्यादा जब कीमत बढ़ा लेते हो। दरअसल एक आदमी प्रोफेसर बना, एक डिप्टी कलेक्टर बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना, सैलरी तो साल भर में 11 लाख रुपए मिलती है, 10 लाख रुपए मिलती है। नए डिप्टी कलेक्टर को साल भर में 7.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। पुराना हो जाएगा 8-10 साल का डिप्टी कलेक्टर तो 10 लाख सैलरी होगी। 10 साल का डिप्टी कलेक्टर जब 10 लाख सैलरी कमाता है तो सोचता है कि मैं मकान बना लूं।
लेकिन वो मकान लेने की स्थिति में है नहीं, तो बैंक की शरण में जाना पड़ेगा। आगे ना समझ में? तो फिर मार्केट में ये पैसा है किसके पास जो 1 करोड़ का मकान खरीद लेता है? किसी के पास नहीं है। फिर अगर डिप्टी कलेक्टर के पास नहीं है तो मतलब अधिकांश लोगों के पास नहीं है। 99% लोगों के पास नहीं है जो नौकरी करते हैं, कि वो तो सबसे अच्छी नौकरियों में से आती है। आ गया ना समझ में? तो फिर इतना महंगा बनाने की क्या जरूरत है कि एक आदमी अच्छी नौकरी करने के बाद भी, सेकंड क्लास प्रदेश की सबसे अच्छी नौकरी करने के बाद भी मकान नहीं खरीद सकता? तो इतने प्राइस किसके लिए हैं ये? क्या सारे उचक्के हैं, सारे माफिया हैं, सारे डॉन हैं, सारे तस्कर, सारे स्मगलर हैं क्या? फिर सारे लोग एकदम रात को 1 का 10 बना लेते हैं क्या? ऐसे लोग हैं क्या सब समाज में? ऐसे कौन लोग हैं? तो ऐसे गिने चुने कुछ लोग होंगे जो सट्टा लगाते होंगे, शराब का व्यापार करते होंगे, स्मगलिंग करते होंगे, टैक्स चोरी करते होंगे बड़ी मात्रा में। वो लोग कई गुना पैसा बना लेते होंगे, तो उनके पास तो ऑलरेडी मकान होंगे ना अपने खुद के, उनके पास तो है मकान। वो मकान के बिना तो होंगे नहीं करोड़ों कमाने वाले। तो फिर ये मकानों की जरूरत है किसको? अब आ रहा समझ में? तो सब प्राइम क्राइसिस आते टाइम नहीं लगेगा, सभी देशों में आई है। जहां जहां पे भी तेजी से रेट बढ़े हैं वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। मैंने अभी बता दिया आपको। बैंकों के पैसे से जब आप मकान खरीदते हो, हाँ आपका 90% पैसा और 10% पैसा बैंक का हो तब बात अलग है, लेकिन बैंक का पैसा 90% है, इसका मतलब आम जनता का सेविंग का पैसा उसमें लगा हुआ है दूसरे को मकान दिलवाने में। है समझ? और अगर बैंक डूबा तो जिस व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है उसको तो वापस मिलेगा, क्योंकि उसने तो सेविंग कर रखी है। तो फिर वो किस में से जाएगा? वो जो आप और हम लोग जो टैक्स देते हैं उसमें से उस बैंक को उबारा जाएगा और उन लोगों का पैसा चुकाया जाएगा। तो चाहे इधर से पकड़ो कान या चाहे इधर से पकड़ो, आम जनता का ही पकड़ा जाएगा। पैसा आम जनता का ही होगा। टैक्स के पैसे से अगर लोगों को पे किया जाएगा, उनकी सेविंग, या तो सेविंग को मना कर दें कि नहीं अब आपकी गई वो सेविंग, आपने हमारे बैंक में 40 लाख रुपए जमा कर रखे थे, अब नहीं मिलेंगे आपको, अब हम नहीं दे सकते आपको क्योंकि बैंक डूब चुका है। या फिर आपको 40 लाख मिल जाएंगे तो 40 लाख आएंगे कहां से? कहां से आएंगे? तो ये कीमत जो है, जिस दिन भी बबल बस्ट होगा रियल एस्टेट का और जिस दिन मकानों की कीमत गिरेगी और एक्चुअल कीमत पे वो आएंगे। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको बैंक है ना 10-10 बार 15-15 बार नोटिस चिपका चुका है कि हमें ये प्रॉपर्टी बेचनी है, जो भी खरीदना चाहता है हमसे इस मकान की चाबी ले जाए, इतना पैसा जमा करा दें। और वहाँ नोटिस रहता है, पैसे लिखे होते हैं 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, ऐसे लिखे रहते हैं नोटिस। आप जाके खरीद सकते हो, बैंक वाला ऑफर दे रहा है आपको, लेकिन बिकती नहीं है। बहुत सारी जगह हैं ऐसी, खाली प्लॉट हैं जिनको बैंक क्योंकि वो उनके यहाँ मॉर्टगेज किए हुए हैं, तो बैंक जाता है, बिकता नहीं है वो। तो ये बहुत बहुत बुरी कंडीशन है। भारत में अभी तक सब प्राइम क्राइसिस आया नहीं है, बैंक रन उस तरह से नहीं हुए हैं। येस बैंक और कुछ हुए थे, एक चंदा कोचर चली भी गई क्योंकि वो अपने पति को वीडियोकॉन में पैसा भेजती थी, उसको जेल ले गए। कुछ चीजें हुई है पर वो पर्सनल घोटाले और स्कैम और वो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जमीनों के दाम अगर इसी कीमत पे बढ़ते गए और अगर इसी तरह से मकानों के रियल एस्टेट में अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई तो बबल बस्ट होते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पैसे नहीं होंगे, बैंक के पैसे होंगे। और लोग जो है अब फिर पैसे चुका, जब मार्केट थोड़ा सा भी स्लाइटली भी गिरने लगता है ना, तो लोग सोचते हैं कि अब किस्त चुकाने में कोई फायदा नहीं है, बैंक को ही ये मकान दे देने में फायदा है। जब उनको लगता है कि नहीं 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 अब तो किस्त चुकाने से तो हम लोग फंस जाएंगे, बल्कि अगर ये मकान की चाबी हम अगर बैंक को दे आए तो उसमें बहुत फायदा है, तो वो फिर चाबी देना लग जाएंगे। तो अधिकांश चाबियां जो है वो बैंक मैनेजर की टेबल पे पड़ी होंगी मकानों की। तो एक सीमा तक ही वो चुकाना पसंद करते हैं जब उनको रिटर्न लगता है। कई लोगों ने इन्वेस्ट भी बैंक से लोन लेकर के इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख है उनके पास,
उनको मालूम है 1 करोड़ की 1.5 करोड़ हो जाएगी, तो एक काम करो, बैंक से 80 लाख ले लो, अभी 20 लाख अपना लगाओ और ये 1 करोड़ की अपने कब्जे में कर लो, जब 1.5 करोड़ की हो जाएगी तो बेच देंगे। तो बैंक का अपना 80 लाख दे देंगे और 70 लाख अपना आ जाएगा, तो कमाई हो जाएगी। उसमें भी बैंक का ही पैसा लगा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बैंक का पैसा लगा हुआ है। तो इस गुत्थी को आपको ऐसे समझ में आ गया होगा बिल्कुल ही। तो इसको बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। और बैंकें कहां से पैसे लाई? वो बड़े बैंकों से। ये सारे कागज दिखा के हमारे पास ये देखो 2.5 करोड़ का एक मकान, ये देखो 3 करोड़ का एक मकान, इन सब कागजों को और इनकी वैल्यूएशन को दिखा करके वो वहां से उधार लेके आ गई और वो बांट रही है और अपने खर्चे भी चला रही है। तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, डोमिनो इफेक्ट होगा, एक डूबेगा दूसरे दूसरे दूसरे, तो इसलिए उसको बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। तो मुझे लगता है अमेरिका में जो हुआ था वो आपको समझ में आ गया। तभी वो न्यूयॉर्क में 10 रुपए में मकान दे रहा था, 10,000 रुपए में मकान दे रहा था। उसका मतलब ये है कि कई लोग नहीं बोलते 1 रुपए में टीवी ले जाओ। 1 रुपए में टीवी ले जाओ का मतलब ये है कि आज 1 रुपया दे दो, टीवी आपके घर लगा देते हैं, बाकी किस्तें आई। आया समझ? वो 1 रुपए में टीवी का मतलब था। तो 10 रुपए में न्यूयॉर्क का मकान है, $1 में न्यूयॉर्क में मकान का मतलब ये है कि हमारे पास इतनी चाबियां पड़ी हुई है कि अगर आपके पास $1 भी है तो ये चाबी पकड़ो, बस उसकी किस्तें भरना शुरू कर दो। क्योंकि जिसके पास था ये, उसने किस्तें भरने से मना कर दिया और वो कार में सोना शुरू कर दिया। उसने बाहर होटल में खा लेता था, कार में सो जाता था। मकान की जरूरत ही नहीं है, ये चाबी पकड़ो, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दोगे तो इतनी तो इनकम ही नहीं है ना आदमी की। तो एक सीमा तक ही आदमी पे कर सकता है, उसके बाद वो कपड़े फाड़ने लगता है। वो कहता है ये पकड़ो अपना, हम नहीं चुका पाएंगे इसको। किसी को शादी करनी है इसलिए मकान दिखाना था, इसलिए खरीद लिया उसने दिखाने के लिए, बाद में जमा करा दिया उसको। बोले अब मकान नहीं, अब हम किराए में रह लेंगे। किराए के मकान आप देखना, अब अगर हम जहाँ रहते हैं अरेरा कॉलोनी से लेके ऊपर वहां तक पूरा इलाका उधर देखो आप, तो अगर आप मकान खरीदने की बात करोगे तो बोलेंगे 3 करोड़, और किराए से बोलेंगे हाँ 21,000 रुपये किराया दे देना, 20,000 दे देना। तो 3 करोड़ का मकान तुम 20,000 रुपये में कैसे दे सकते हो? प्राइस तो 3 करोड़ है, ठीक है। अगर वो 3 करोड़ में आप खरीदना चाहते हो तो बैंक वाला 2 लाख वो दे देगा आपको आराम से, 2.5 करोड़ का लोन दे देगा आपको। 50 लाख भी आपके पास है तो वो 2.5 करोड़ बैंक वाला दे देगा। अब 3 करोड़ में आप रख लो, उसके बाद किराए पे चढ़ाओगे तो हर महीने 20,000 आएंगे, जबकि आपकी किस्त तो 2.5 लाख रुपए की आएगी 30 साल तक। 30 साल तक 2.5 लाख रुपए की किस्त आएगी ना, 30 साल तक। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका किराया तो 20,000 रुपया है, या ज्यादा से ज्यादा 30,000 आ जाएगा, चलो 50,000 भी आ जाएगा तो भी 2.5 लाख की किस्त भरना है आपको हर महीना। तो ऐसा तोता कौन पालेगा? इसी को तो तोता पालना, सफेद हाथी बोलते हैं, व्हाइट एलिफेंट। तो ये मकान जो है सब व्हाइट एलिफेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो ये बुलबुला फूटेगा, मैं बता रहा हूं। आपके घर में भी कोई इन्वेस्टमेंट के बड़े प्लान है तो सोचेगा, ठीक है कि फायदा भी हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में जाकर के वो कोलैप्स होगा, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जॉब उतने अवेलेबल नहीं है, सैलरी उतनी मिलेगी नहीं, और जॉब आसानी से अवेलेबल नहीं है। कल आपको रोजगार की स्थिति बता दी थी। स्टार्टअप चल नहीं रहे हैं, बैठ गए हैं। अनअकैडमी और बायजूस जैसा चलता हुआ करोड़ों के प्रॉफिट वाला अगर बैठता हुआ नजर आ रहा है तो फिर बाकी और कौन चलेगा? तो स्टार्टअप खोखले हैं। मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। मुद्रा लोन इतना आसान नहीं है, बैंक वाले देते नहीं है, कोलेटरल मांगते हैं, बड़ी बड़ी कोलेटरल मांगते हैं। तो इतना आसान नहीं है सब कुछ। तो इकोनॉमी की सच्चाई, ये जो मैंने अभी जो बताया है, ये बहुत ही अच्छा संदेश है, इसको समझिएगा, ठीक है। कहीं पे भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, सेफ, ठीक है। कल आपको बताया था सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में होना चाहिए। क्योंकि जो लोग अभी वो बता भी रहे थे कि जो लोग जो हम लोग बात कर रहे थे ना आर्टिफिशियल मनी का, क्या नाम था, बिटकॉइन हुआ या और भी जो इथेरियम है या तमाम जो प्रकार के क्रिप्टो करेंसी है,
तो क्रिप्टो करेंसी वाला जो बुलबुला है वो उसका फायदा हमेशा पैसे वाले लोग तब उठाते हैं जब वो बहुत ही सस्ती होती है, तब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं। एकदम सस्ते के जमाने में खरीदते हो, जब वो बहुत ही सस्ती होती है तब उसको खरीदते हैं। और मिडिल क्लास लोगों को, अपर मिडिल क्लास लोगों में नॉलेज की उतनी ज़्यादा कमी होती है, उनको इतना पता नहीं होता, तो उनको तब समझ में आता है जब वो बूम कर रहा होता है, जब वो बहुत ऊंचे रेट चले जाते हैं, तब उसको समझ में आती है कि अच्छा ये भी क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन भी आजकल कुछ होता है। और जब उसको समझ में आता है और वो खरीदना शुरू करता है, तब वो बेच के निकल जाता है, जिन्होंने बहुत सस्ते में लिया था, क्योंकि वो एकदम बूम कर रहा होता है। तो वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि जब मार्केट डूब रहा हो तब शेयर खरीदो, और जब मार्केट बूम कर रहा हो बिल्कुल एकदम ऊपर, तब बेच के निकल जाओ। बूम करते हुए मार्केट में कभी शेयर नहीं करना। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये है कि जब वो बूम करता है तो उसको लगता है कि इसमें बहुत फायदा है, तब वो खरीदता है, और वो डूबने की कगार पे होता है, बबल बस्ट की कगार पे होता है। और जब बबल बस्ट होता है तो वो बहुत पैनिक हो जाता है और परेशान हो जाता है, और उसके पास पूंजी नहीं होती तो हाथ पांव फूल जाता है, तो वो रिस्क नहीं लेता। डूबते हुए मार्केट में एकदम जब वो डूब गया है और जब चारों तरफ हताशा है, तब शेयर खरीदने से प्रॉफिट होता है, क्योंकि बाद में वो बढ़ेगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमेशा जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, वो अगर ऐसे मार्केट में जाता भी है तो बूम के टाइम खरीदता है, तो अपने गाड़ी कमाई जो है वो उसमें लगा देता है। और वो लोग अपना बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं, इतने पैसे में वो बहुत सारे शेयर खरीद के रखते हैं, बहुत सारे बिटकॉइन खरीद के रखते हैं, बहुत सारे मकान या प्लॉट खरीद के रखते हैं, और जब बूम आता है तब वो बेच के निकल जाते हैं। तो हमेशा नुकसान जो होता है वो गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का होता है, क्योंकि उनको ज्ञान कम होता है, उनको देर से समझ में आती है। जब न्यूज में आने लगता है तब उनको समझ में आती है, और न्यूज में तभी आता है जब वो बूम कर रहा होता है। आ रहा है समझ? तो मैंने आपको 3-4 सिद्धांत, इसमें जमीन वाला भी आ गया, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट आ गए, शेयर मार्केट आ गया, और बिटकॉइन और ऐसी क्रिप्टो करेंसी आ गई। ठीक है, अभी 1 साल पहले जब बिटकॉइन बहुत ऊंचा जा रहा था, 2 साल पहले, तब मिडिल क्लास को लग रहा था कि ये इतना जाएगा, इतना जाएगा, ऐसा कैसे भी करके उन्होंने बिटकॉइन खरीदा। मुझे तो तब बताया गया था जब 100 रुपए का था एक बिटकॉइन, केवल 100 रुपए का था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। भाई मिडिल क्लास मेंटेलिटी थी। उन्होंने कहा था, वो सीनियर थे हमारे और काफ़ी अच्छे पद पे थे, कमिश्नर थे, तो सीनियर थे। तो साथ में टेबल टेनिस खेलते हुए उनके हाथ रुक गए, एकदम से रोक दिया उनने खेलना। एक बात सुनो, अभी जाओ और बिटकॉइन खरीदो। अच्छा, आज क्या? मैंने कहा क्यों? नहीं तुम खरीदो, मेरी बात मानो। मैंने कहा ये क्या सलाह है? मैंने कहा ये 2012 की बात, 2012 जब 100 रुपये था, अभी 43 लाख हो गया था एक बिटकॉइन। ठीक है, और मैंने चुनाव में 80 लाख रुपए लगा दिया होगा उस समय मैं चुनाव लड़ने में 80 लाख रुपए लगा दिए 2013 में। अच्छा खासा पैसा था हमारे पास। एक बिटकॉइन भी खरीदा होता तो 40 लाख होते। अगर ऐसे ही एक खरीद के रख लिया होता तो 100 रुपया 40 लाख में बदल जाता। तो ये से लोग जो हैं वो उस समय में खरीदा उन्होंने, उस समय में बिटकॉइन खरीदते हैं, क्योंकि वो केवल 100 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो 30-40 पे पहुंचा होगा, उनको लगा होगा कि अब बबल बस्ट होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है अब रोक के रखने से कोई मतलब नहीं है, सबसे बेस्ट टाइम है, इसको बेच के निकलो। कोरोना के समय में जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट के आदी थे, जिनके घर पे बहुत पैसा पड़ा हुआ था और वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, घर बैठे करना चाहते थे, क्योंकि फील्ड में व्यापार करने, जमीन देखने, मकान देखने जा नहीं सकते, तो ऐसे लोगों ने अपने शौक को पूरा करने के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। तो बैठे बैठे उसके दाम बढ़ा दिए पूरी दुनिया में। अब वो वापस नीचे आ गया, अभी 18 लाख 17 लाख कितना आ गया, तो अभी कम पे आ गया। लेकिन जिसने 35-40 पे खरीदा था, अगर वो 18 हो गया तो बर्बाद हो गया, आधा हो गया उसका तो जितना लगाया। तो उसने बाप दादा की पूंजी, अपनी हार्डवर्क, जैसे किसी के पिताजी रिटायर हुए और घर में 40 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो जिंदगी भर की बचत है उनकी, उसके पिताजी की, वो उसने फूंक दी और एक बिटकॉइन खरीदा।
अब वो 18 हो गया तो पिताजी के 40 लाख उसने 18 लाख कर दिए। तो मैंने यही कहा कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको फायदा उठाना नहीं आता। हमको भी नहीं आया, हमने भी नहीं खरीदा। हमने कहा पता नहीं क्या जंजाल है, क्या हम क्यों खरीदेंगे। बोले नहीं आज के आज खरीदो तो सही, बात मान लो, एक दिन याद करोगे तुम। अब मैं सुना रहा हूँ क्लास में, वाकई में याद कर रहा हूँ मैं उनको ये सब कोचिंग वोचिंग चलाने की जरूरत नहीं। अगर 8, 10, 15, 20 खरीदे होते तो 15, 20 क्यों खरीदे? हमने तो 80 लाख रुपए चुनाव में खरीद लिए तो वो कर दिया, तो फिर तो पता नहीं कितने खरीद सकते थे। पैसे तो बहुत थे, पैसे तो बहुत कमाते थे, लाखों में कमाते थे, तो चाहे जितने खरीद सकते थे। लेकिन लोगों ने ऐसे ही शौक से लेके पटक भी दिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी। तो उन लोगों को तो बहुत चमत्कारिक रूप से पैसा मिला ना अभी। और सरकार ने फिर लीगल भी कर दिया। पहले ये डर था कि सरकार पकड़ेगी और जेल में डालेगी और एक तरह से ईडी वीडी आएगा कि ये इतना, मतलब तुम सब ये क्या कर रहे हो। अभी उनने, निर्मला सीतारमन ने बजट में किया था कि 30% सरकार को दे दो, बाकी सब आपका। तो 10 करोड़ भी आ गया होता तो सरकार को 3 करोड़ दे दिया, तो 7 करोड़ आपका लीगल हो गया, तो व्हाइट मनी हो गया। तो वो तो व्हाइट मनी कर सकते थे आप चाहे तो, सरकार ने तो छूट दे दी थी। तो मैंने बिटकॉइन का गोरखधंधा आपको अपने उदाहरण से ही समझा दी। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये सब इन्वेस्टमेंट का टाइम भी आपको वॉरेन बफे की हिदायत के हिसाब से समझ में आ गया हो कि इन्वेस्टमेंट का टाइम। ऐसे ही प्राइस का, मार्केट प्राइस का बबल, आपका मकानों के प्राइस का बबल, और ऐसे ही बिटकॉइन बबल। तो ये बबल जब भी बड़ा बनता है, गुब्बारा जब भी बड़ा फूलता है तो बस्ट होने के लिए होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, वो बस्ट होके ही रहेगा। हर्षद मेहता के समय में शेयर मार्केट बस्ट हो गया था। बस वो है कि उसके पास पैसा लगाने को नहीं था हर्षद मेहता के पास, तो वो लोग बैंकों में जो पैसा वेट करता था 15-20 दिन के लिए, उस समय में ऐसे एकदम रियल टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, तो बैंकों की बुक्स में आकर के लिख देते थे और रियल में वहां पर ट्रांजैक्शन जो होते थे वो रियल हैपनिंग बाद में होती थी। तो इस बीच में जो पैसा होता था उसको वो यूज करना चाहता था, तो उसने बैंक मैनेजर को या जो भी ऑफिसर थे उनको कहा कि आपकी तो बुक्स में लिखा हुआ है, वाकई में तो पैसा आप यूज नहीं कर रहे हो, अभी आपको फिजिकल तो आपको बाद में देना है, अभी तो बुक्स में लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा ना करें कि आपका तो मकान मुंबई में हो जाएगा अगर हम आपको इतना पैसा दे दें कमा के उस पैसे से, क्योंकि हमारे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो उसको बिग बुल इसीलिए बोलते थे क्योंकि वो बढ़ाता था। तो किसी भी एक डमी कंपनी, किसी भी कंपनी, और वो काउंसलर भी था, बहुत सारे लोगों के लिए मदद भी करता था, एक तरह का कॉल सेंटर जैसा भी चला लिया उसने सबसे पहले, और वो मदद भी करता था नए नए जो लोग शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, वो एक तरह की ट्रेनिंग करता था और सलाह देता था कि अगर मेरे कहे अनुसार पैसा लगाया तुमने तो बहुत कमाओगे, हमने बहुत लोगों को कमवा के दिया है पैसा। तो वाकई में वो एक उदाहरण बन गया था। तो कई सारी डमी कंपनियां हैं, फालतू की कंपनियां, नाम मात्र की कंपनियां जो कतई फायदे में नहीं जा रही, उनमें जबरदस्ती शेयर खरीदवा के और फिर मार्केट में वो हल्ला मच जाता है कि अच्छा इस कंपनी का ऊंचा जा रहा है तो ज्यादा लोग खरीदते हैं। और उसको धड़ाम से गिराना उसके हाथ में ही था, क्योंकि वो जिस दिन निकालेगा उस दिन सब लोग निकालेंगे। तो पहले वो निकाल लेता था, तो जब चूंकि ज्यादा हो गया शेयर का प्राइस तब उसने निकाल लिया, और बाकी लोग जब निकाल जो सबसे आखिरी में रहेंगे वो डूब जाएंगे, क्योंकि तब तक वो धड़ाम हो चुका होगा, तो बहुत कम पैसा मिलेगा उसको। तो यही सिद्धांत हर्षद मेहता का आपका जो स्कैम है वो उसमें भी काम करता है। यही वॉरेन बफे कहता है, यही बिटकॉइन में चला और यही जमीनों के सब प्राइम क्राइसिस में होता है। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी जो है ऐसे समझिए, ऐसे तो आप आर्टिकल पढ़ोगे ना टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसमें बहुत घुमावदार है, उसमें लैंग्वेज भी बहुत टफ है, वैसे नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अभी जनसंख्या ज्यादा है भारत में, बहुत सारे लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, और अभी एकदम से ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी भी लोगों का शहर की तरफ, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बहुत बढ़िया हो जाएगा, 5G आ जाएगा, और 5G जब गांव में चलने लग जाएगा, जाएंगे गांव में, जैसे एक मोहल्ले में 3 नर्सिंग होम हो गए बढ़िया,
सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अच्छे हो गए एक ही मोहल्ले में। तो शहर में भी फिर हॉस्पिटल बनाने की इच्छा नहीं होगी, उसकी इच्छा होगी थोड़ा सा मैं राती बढ़ जाऊं, नील बढ़ जाऊं, चांद बढ़ जाऊं, उधर जाऊं कहीं ऐसे एरिया में जाकर के, क्योंकि उधर नई कॉलोनी है, उधर कुछ गांव लगते हैं तो मुझे उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इस कॉलोनी में तो ऑलरेडी 3-4 हो गए हैं। तो फिर उस मोहल्ले में वो बनाने के बजाय वो किसी छोटे कस्बे में, टाउन में, उसमें पसंद करेगा। इसी तरह से इंग्लिश का जो बढ़िया स्कूल है इंग्लिश मीडियम का, जिसमें अच्छी एजुकेशन होती है, महंगी एजुकेशन होती है, वो भी उस गांव के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो फिर वो गांव से शहर आने के बजाय उसको लगता है हॉस्पिटल मेरे यहाँ आ गया है और स्कूल मेरे बिल्कुल बगल में आ गया है और 5G यहाँ पर चल रहा है, तो अब शहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ मकान बहुत महंगा, तब डिमांड कम हो जाएगी फ्यूचर में। तो ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, ये वाला फ्यूचर 5 साल में भी आ सकता है, 10 साल में भी आ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल वाला जो इलाज वाला वो जो डिवाइड है वो खत्म हो जाएगा, मेडिकल वाला। एजुकेशन डिवाइड खत्म हो जाएगा। तो एजुकेशन डिवाइड, लोग इलाज के लिए और पढ़ाई के लिए और सुविधाओं के लिए, एमिनिटीज के लिए ही शहरों में आते हैं, ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज, मान लिया जाए उसका जॉब भी वही है, काम ही वही है, उसको खेती बाड़ी देखनी और वो करना है, तो वो शहर में क्यों आएगा। तो अब वैसे भी कम हो गए हैं लोग आना, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत फ्लो, इन्फ्लक्स है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, और गवर्नमेंट PLIS और MSME को सपोर्ट अगर उस तरह से नहीं करेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो फिर शहरीकरण की तरफ लोगों का रुझान नहीं होगा, तो अर्बनाइजेशन रुक जाएगा। तो उसके साथ ही फिर कोलैप्स होंगे, प्राइस कोलैप्स होगी, ठीक है। तो ये पूरा एक नज़रिया जो है आपको मिल जाना। ये कई सारे आर्टिकल का सार है, क्योंकि मैं आपको 15-20 आर्टिकल पढ़ाऊँ और बताऊँ, उसके बजाय मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में इस चीज़ को जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक बूम कैसे आते हैं और ये कितने टेम्परेरी होते हैं। अभी तो लोगों को ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि यूरोप का व्यवहार इतना चौंकाने वाला क्यों है। यूरोप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है कि वो किसी से कंपटीशन ही नहीं कर रहा है। बड़ा बिजनेस का जो उसका बिहेवियर है वो बड़ा चौंकाने वाला है। अमेरिका का भी कई जगहों पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। यूक्रेन वॉर ने भी बिहेवियर बहुत चेंज किया है। यूक्रेन वॉर का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर गया है, इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी पे, ठीक है। तो ये जो है आपको पकड़ना पड़ेगा। और दुनिया में जो आपको बताया था रिप्लेसमेंट रेट और जो फर्टिलिटी रेट कम हुई है, उसका भी असर आएगा। बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग या बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अब बहुत ज़्यादा कई बार नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। हो सकता है कि ये जो यहाँ मेट्रो बन रहा है और ये जो रोड बन रहा है एक्स्ट्रा, इसकी ज़रूरत 10 साल पहले थी भोपाल को, तो इसका अभी तक 10 साल यूज़ हो जाता। अब हो सकता है 5 साल बाद इतना ट्रैफिक न रहे, क्योंकि 10 साल पहले इसलिए ज़रूरत थी, व्हाट्सएप नहीं था। तो हर आदमी का अगर एक कागज भी घर पे छूट गया है तो उसको कार से फिर वापस मंत्रालय से अरेरा कॉलोनी या 4 इमली में भागना पड़ता था अधिकारी को वो कागज लेने के लिए। अब वो बोलते नहीं, उसका फोटो खींच के भेज दो। आप अगर घर से निकल गए और मेडिकल का पर्चा नहीं ले गए डॉक्टर वाला, तो आप तुरंत बोलते हो व्हाट्सएप करके भेज देना। तो इसका मतलब आप बाइक लेकर के आप घर नहीं जा रहे हैं, केवल व्हाट्सएप की वजह से, जिसमें आप फाइल का ट्रांसफर कर सकते हो। जो 2G में आप टेक्स्ट कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेज, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें टेक्स्ट टाइप करना पड़ता था और उतना ही मैसेज जाता था। अब वीडियो भी जा सकता है, फोटो भी जा सकता है। फोटो जाना एक बहुत बड़ी क्रांति है, ट्रैफिक आधा कर दिया है फोटो जाने। अगर ट्रैफिक में लोग आज से 10 साल पहले अगर घर से बाहर और कहीं निकले हैं, अगर आप उनको खड़े करके उनका इंटरव्यू लेते 100 लोगों का, तो 50 लोग ऐसे मिल जाते हैं, उनका काम व्हाट्सएप से हो सकता है समझ।
और वो आज होने लगा है। आने वाले समय में और होगा, होलोग्राम वाला, ये वो 5G, और इतना कुछ हो सकता है कि ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक आधा रह जाए, अभी जो है उसका आधा रह जाए। और अब ऐसे समय में हम मेट्रो भी बना रहे हैं और फ्लाईओवर भी बना रहे हैं और ऐसे समय में और एक्स्ट्रा रोड भी बना रहे हैं। हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल, 2030 में खाली पड़ा रहे, नीचे भी खाली, ऊपर भी खाली, मेट्रो में भी कोई नहीं बैठ रहा ज्यादा। तो उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर फास्ट डेवलप हो गई और वो अगर ट्रैफिक कम करती है, तो जब ट्रैफिक ज्यादा था तब ये होना था, तो हम लेट हैं। न्यूयॉर्क में 100 साल पहले था, न्यूयॉर्क में 100 साल पहले था, अब ये सब चीजें आउटडेटेड है वहां। और वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क फ्रॉम होम में अपना ऑफिस, कई कंपनियों ने तो अपना ऑफिस हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि कोविड में उनको खत्म करना पड़ा। तो ट्रेवल अलाउंस भी नहीं देना अपने कर्मचारियों को, ये घर पे बैठ के प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, टास्क दे देते हैं, तो सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक आदमी बैठा हुआ, अपने ही घर में बैठा हुआ है और अपना काम कंप्लीट करके दे रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो कंपनियों ने कहा कि फिर हम ऑफिस का किराया क्यों दें, वो ऑफिस में चल के आएगा, लेट आने का बहाना करेगा, ये करेगा, सीधा टास्क पकड़ाओ और काम कराओ उससे, वो काम करके दे रहा है आपको, तो फिर ऑफिस में बिठाने की जरूरत क्या है। तो वर्क फ्रॉम होम में ये ट्रेवल आपका बंद हो गया, तो जो ऑफिस जा रहा था वो ऑफिस नहीं जा रहा, परमानेंट हो गया वर्क फ्रॉम होम। तो कल्चर बहुत सारा चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट पूरा चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन है, और आने वाले समय में ये चीजें और बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी। तो फिर ऐसे समय में आप खड़ा कर रहे हो मेट्रो, ये 100 साल पहले की जरूरत थी दिल्ली में, वो 1999 में आया, 2000 में आया, 2003-4 में दिल्ली में शुरू हुआ, तो वहां तो ठीक है, फिर भी 20 साल दिल्ली ने अच्छे से यूज किया, और अभी हो सकता है 10 साल और करे, लेकिन हम अब 2024 में इसको शुरू करेंगे, और 2024 में शुरू करेंगे तो हो सकता है 6 साल यूज करें और उसके बाद ये आउटडेटेड हो जाए। इसके ऊपर पेड़ पौधे उगाएं और ये ऐतिहासिक हो जाए, लोग इसके फोटो सेल्फी खींच रहे होंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रिवर्स रेट्रोग्रेसिव जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जा रहा है रेट्रोग्रेसिव, इधर जा रहा है प्रोग्रेसिव, मामला दूसरा है। क्लियर हो रहा है ना कितना तेज। अब वो दुनिया को बदलने में अब टाइम नहीं लगेगा, पहली बार दुनिया को बदलने में 200-300 साल लग गए थे, पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने में 300 साल में ठीक ठाक तरीके से वो पैदा होने से लेकर के वो अच्छे से पहुंची। आइडिया फर्स्ट टाइम आया, फिर ऐसे डेवलप हुआ, फिर ऐसे डेवलप हुआ, फिर ऐसा हुआ, लेकिन अब तो 10 साल भी नहीं लगते, 5 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी चीजें सीखता है, इसलिए अब सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिजेक्ट होकर के बाहर फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत फास्ट डेवलपमेंट, बहुत फास्ट चेंज, उस जमाने में हम लोग प्रवेश कर गए। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ लोग फिर से पुराने जमाने में ले जाने की, तो वो सोच रहे हैं कि नहीं पुराना ही वाला ठीक है, उसी में ले चलें, ये है। तो फिर प्रगति की बात मत कीजिए, भौतिक प्रगति की बात मत कीजिए, फिर कंपटीशन में उसको पछाड़ने की बात मत कीजिए, फिर इकोनॉमी के ये आंकड़े पकड़ के मत बैठिए। ठीक है, क्योंकि ये सब काल्पनिक है, जिस तरह से डॉलर जो है वो काल्पनिक है, जिस तरह से गोल्ड काल्पनिक है। ठीक है ना, तो सच क्या है? सच ये है कि जिससे उत्पादन हो, जिससे भी उत्पादन होगा वो सच्चाई है। उत्पादन करने वाली जो चीज है, उत्पादित करने वाली जो चीज है वो सच्चाई है, जिससे उत्पादन होता है, जिससे पेट भरता है, जिससे आनंद मिलता है, वो चीजें सच है, बाकी सब काल्पनिक है। ठीक है ना, मानो तो मैं गंगा माऊं, वो है। तो इकोनॉमी का रहस्य जो है ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं रहा, फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन ये जरूरी था। ठीक है, चलिए तो अब आर्थ्रोपोडा में चलें, थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है वो। आर्थ्रोपोडा, तो एनेलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा आते हैं। यहाँ एक
क्लास है इंपॉर्टेंट, ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा, कुछ लोग इसको एनेलिडा की आखिरी क्लास पढ़ते हैं, कुछ लोग आर्थ्रोपोडा की पहली क्लास पढ़ते हैं। पहली क्लास तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ओनाइकोफोरा। एग्जाम्पल है पेरीपेटस। पेरीपेटस, पेरीपेटस, वेलवेट वर्म, जाकर के देखिएगा, साउथ अमेरिका के जंगलों में, अमेजोन वगैरह में काफी है वेलवेट वर्म्स, सेंट्रल अमेरिका में भी काफी है। वेलवेट वर्म्स की ढेरों स्पीशीज है, अलग अलग कलर के वेलवेट वर्म्स मिलते हैं। पेरीपेटस। आर्थ्रोपोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है ह्यूमन के लिए, हम सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और वैसे भी ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है। बहुत सारे नुकसान करने वाले जीव, पेस्ट, हानिकारक इंसेक्ट्स सब इसी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। और दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी यही है, सबसे ज्यादा स्पीशीज, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा एनिमल नंबर में, संख्या में 80% के आसपास यहीं पे मिलेंगे आपको, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में 4-5 चीजें फर्स्ट टाइम हुई हैं जो एनेलिडा में नहीं है। एनेलिडा में जो चीज नहीं है वो आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेगी, जैसे कि रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया, रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया, सेगमेंटेड लेग्स, खंडित पैर, सेगमेंटेड लेग्स है। एंटीनी, एंटीना पहली बार देखने को मिलेगा, इससे पहले एंटीना नहीं मिलेगा। कंपाउंड आई, विजन काफी क्लियर हुआ है, क्लियर विजन देखने को मिलेगा कंपाउंड आई। हालांकि उसको मोजेक विजन कहते हैं कॉकरोच में, लेकिन फिर भी विजन डेवलप हो गया है, आई। और सबसे बड़ी बात फ्लाइट, फ्लाइट डेवलप हुई, विंग्स आ गए। बहुत सारे कीड़े उड़ते हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो उड़ते हैं, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, फ्लाई, हाउस फ्लाई वगैरह, उड़ने वाले। तो सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर की तरह ये आर्थ्रोपोडा, पानी में भी, जमीन में भी, जमीन के अंदर भी, बाहर भी, पानी के अंदर, पानी के ऊपर, हवा में, पेड़ों पर, सब जगह, एवरीवेयर। ऊपर टुंड्रा से लेके ऊपर आर्कटिक से अंटार्कटिक तक, सब तरफ। अंटार्कटिका में बहुत सारी चीजें कम है क्योंकि टेम्परेचर वाला मसला है, तो वहां कम है। तो ये भी एक रिवॉल्यूशन है नेचर का, आर्थ्रोपोडा। और सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स आपको इसी के मिलेंगे, ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइटोमार्फा, ओल्डेस्ट फॉसिल कैम्ब्रियन के टाइम, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन की बात जो हम करते हैं ना जियोलॉजिकल टाइम टेबल में, वहां पर ट्राइलोबाइट्स ओल्डेस्ट फॉसिल्स। क्योंकि प्रोटोजोआ तो बहुत ही, उसके फॉसिल्स मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोटोजोआ के। एक तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं प्रोटोजोआ, सॉफ्ट बॉडी होते हैं, तो इसलिए दूसरे एनिमल्स के आपको मिलेंगे नहीं। सबसे ज्यादा फॉसिल्स जो मिलेंगे वो ट्राइलोबाइट्स यहीं से। इसके बाद इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्लास लिखिएगा, एरेक्निडा। क्रस्टेशिया से भी पहले पढ़ते हैं, एरेक्निडा, एरेक्निडा। इसमें आते हैं स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, ये सब एरेक्निड्स हैं।
एरेक्निडा, 6 पेयर ऑफ लेग्स, 6 और 5 जो भी है, क्लियर कर लेना उसको। लेग्स, बुकलंग्स, रेस्पिरेशन बाय बुकलंग्स, स्कॉर्पियन में बुकलंग्स के माध्यम से होता है रेस्पिरेशन। तो स्कॉर्पियन, बिच्छू, बहुत प्रजातियां हैं बिच्छू की, वो इसमें आता है एरेक्निडा में। नेक्स्ट है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में इंपॉर्टेंट है क्रेब, प्रॉन, क्रेब, प्रॉन, जूलस, मिलिपीड, स्कोलोपेंड्रा, सेंटिपीड, इसी के पार्ट है, इनके मिले जुले सब क्लास जैसा है। स्कोलोपेंड्रा, कनखजूरा जो होता है, सेंटिपीड। एग्जैक्ट 100 पैर किसी में नहीं होते और एग्जैक्ट 1000 पैर भी किसी में नहीं होते, लेकिन उसका कहने का मतलब ऐसा ही है कि 1000 के आसपास, 100 के आसपास, तो 100 पैर कम होते हैं। तो 2-2 फीट वाले, 1.5 फीट वाले भी आपको, 1 फीट वाले भी आपको कनखजूरा मिल जाएंगे अमेजोन वगैरह में, काफी जहरीले होते हैं। वीनमस, वीनमस एनिमल, वीनम होता है, जहर होता है, वीनमस एनिमल। क्रस्टेशियन, प्रॉन, झींगा मछली खाई जाती है। मध्य प्रदेश में बहुत प्रॉन कल्चर होता है। हो सकता है आप कहीं तहसीलदार हों, कहीं डिप्टी कलेक्टर हों, आईएएस हों, तो आपको प्रॉन कल्चर को प्रमोट करना पड़े या गवर्नमेंट से सहायता, लोन वगैरह दिलाना पड़े। तो किसान लोग अपने खेत का कुछ हिस्सा जो है वो प्रॉन कल्चर में लगा देते हैं, पानी भर देते हैं, उसमें प्रॉन कल्चर करने लगते हैं। तो वो इसी का हिस्सा है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, बहुत सारे क्रस्टेशिया के लार्वा, और भी कोपीपोडा, और ऐसे कोपीपोड्स बोलते हैं हम लोग, कोपीपोड्स, ब्रेकियोपोड्स, ब्रेंकियोपोड्स, कोपीपोड्स, ये उसकी क्लासेस, ऑर्डर्स हैं किसके, क्रस्टेशिया के। ये सब जू प्लैंक्टन का काम करते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स समुद्र में बड़ी मात्रा है इनकी, और फिल्टर फीडर एनिमल्स बहुत सारे जो हैं वो इनको खाते हैं। ये सब यूपीएससी पूछ चुका, यूपीएससी के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, यूपीएससी पूछता है इसको, पुराने पेपर में जाकर के देखेंगे। फिल्टर फीडिंग एमपीपीएससी भी पूछता है, एमपीपीएससी बस अनजाने में पूछता है, उसको पता नहीं कि मुझे पूछना चाहिए, बस पूछ लेता है। यूपीएससी जानबूझ करके पूछता है, ठीक है, वो रैंडम पूछ लेता है कुछ भी, तो कभी भी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता तो भी पूछता, कभी कभी बहुत डीप में से पूछ लेता है जो आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा इतना डीप में से, कभी कभी एकदम उथला प्रश्न होता है। तो एमपीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में उसको पता होता है कि ये करना है, ठीक है। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, वो है एमपीपीएससी, ठीक है, वैसा है। अब क्या कमाल का गोता लगाया आपने गंगा जी में, ताली बजाते, क्या पेपर बनाया का, क्या क्वेश्चन है, वो गलती से लग गया उसका असली में जानबूझ के नहीं लगाया उसने, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है, उसको नहीं पता, तो इसलिए और ज्यादा खतरनाक है। हमने कहा भी था ना, बॉलर के सामने बैटिंग करना, एक आदमी आए और ऐसे ही लुढ़का दे बॉल को, बहुत तेज दौड़ के आए और ऐसे ही लुढ़का दे तो आउट हो जाएगा। एक ऐसा हुआ भी पहले कभी, तो उसने बैट फेंक के चला गया, वो ऐसा वायरल हो रहा है वो, उसकी क्लिप है ना। तो बोले ये क्या तरीका हुआ, मतलब ये कोई खेलते हैं ऐसे तो वो ऐसे ही खेलता है तो उसमें अच्छे से अच्छा बैट्समैन जो है वो गायब हो सकता है। हम बहुत सारे लोगों को चिढ़ाते हैं, अभी आईएएस हैं वो, और पहले यहाँ महिला बाल विकास अधिकारी थे या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थे, तो जो डायरेक्ट आईएएस बनते ना, जिन्होंने कोई कहीं नौकरी नहीं देखी, सीधा अपना डिग्री किया और सीधा आईएएस बन गए, तो बोले अब ज्यादा मत बोल, तू यहीं पे था, प्रोजेक्ट ऑफिसर था, वहां उस गांव में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था, और तू आबकारी में अभी बोतल वोतल पकड़ रहा होता दारू की, वहां गांव में कहीं खड़ा होके,
पहले तो यही बना था ना तू एमपीपीएससी में वो अब हो गया आईएएस, लेकिन उसकी औकात उसी से डिसाइड करते। मुझे भी बोलते पहले ये था, हमने कहा अभी तो आईएएस है ना। नहीं मतलब ये था, मतलब आपने चमचागिरी कर रखी है, आपने जी सर बोल रखा है, आपको विधायक की गुलामी करना आती है, आप बहुत छोटे आदमी से भी मतलब रिश्ता रख करके ना उसके साथ हो सकता है होटल पर बैठ के आपने चाय पी होगी, तो उसको उस नौकरी के साथ साथ उसको सारा उसका वो पता होता है कि इसने क्या क्या किया होगा। यानी 20 रुपए पकड़े होंगे रिश्वत के हाथ में, 20 रुपए लिए होंगे, उससे भी कितना खुश हुआ होगा ये। तो मतलब ये उसकी एक तरह से वहाँ से रेंज शुरू होती है, और उसकी रेंज वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वो ऐसे हरकतों में कभी रहा नहीं। तो वो लोग उसके साथ एक तरह से छुआछूत जैसा करते हैं, या कुछ नहीं तो उसको एहसास कराते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी रहती है, वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाता, उतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं उसमें उनके जैसा, ठीक है ना। तो स्टेट सर्विस के साथ में तो अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि स्टेट सर्विस कुछ भी आप नौकरी न करो, उससे तो अच्छा डिप्टी कलेक्टर हो जाओ, उससे तो अच्छा तहसीलदार हो जाओ, कुछ तो हो। कुछ ना करो, ऐसे ही घूमते रहो, या ऐसे ही छोटी मोटी और कोई नौकरी जिसमें कोई इज्जत ना हो, ऐसी कोई नौकरी करते हो, उससे तो ठीक ही है। लेकिन जो है परीक्षा की असलियत जो है वो ये है कि बहुत सरल पेपर आते थे पहले, अब नहीं आते। अब एमपीपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड सुधार लिया, अब उतने सरल नहीं आते। इसलिए कई बच्चे जो 2-2, 3-3 बार मेंस दे चुके होते हैं वो प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये हुआ क्या हमारे साथ, मतलब 3 बार हमने तो मेंस दिया है, और हमारा वो उसको ऐसा लगता है एमपीपीएससी मेरे घर की चीज़ है। मतलब उसको लगता है कि कभी भी वैकेंसी निकलेगी मैं बैठूंगा उसमें, निकल जाऊंगा, और ऐसे ऐसे मेरा वहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो आता है सब कुछ। लेकिन अब नहीं आता। अब वो प्री जो है उसको डराता है। अब प्री होता है ना तो अब वो बहुत सतर्क रहता है, नहीं तो लुढ़क भी जाता है, उसको बाहर भी हो जाता है। वो प्री का रिजल्ट देखने के लिए भी बड़ा लालायित रहता है वो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसको पक्का पता होता था कि वो पास हो रहा है, अब ऐसा नहीं होता। इसका मतलब अब चौंकाता है वो। तो उसका कारण यही है, कोई से भी प्रश्न आना, इसलिए तैयार रहिए, ठीक है। क्रस्टेशिया, तो क्रस्टेशिया का इंपॉर्टेंट चीज रेस्पिरेशन बाय गिल्स, यहाँ ट्रेकिया नहीं है, यहाँ पर गिल्स हैं। एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। एक्सक्रीशन जो होता है पेलिमोन में ग्रीन ग्लैंड से होता है। और रेस्पिरेशन बाय गिल्स, नॉट ट्रेकिया, ग्रिल्स। लार्वल स्टेज प्रेजेंट, बहुत सारे, अधिकांश मराइन होते हैं, क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो मराइन। लार्वल स्टेज प्रेजेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन बोलते हैं इसको। क्रेब और बेंथोस होते हैं। एनिमल कैसे होते हैं, कुछ बेंथोस होते हैं, तली में रेंगने वाले, समुद्र की तली में रेंगने वाले, फ्रेश वाटर की तली में रेंगने वाले। फिश फूड भी है क्रस्टेशिया, फिश का खाना भी है। तो फूड चेन में वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए काम आते हैं वो खाद्य श्रृंखला में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंसेक्टा। इंसेक्टा इंसेक्टा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले विंग्ड और विंगलेस, पंख वाले और बिना पंख वाले। एप्टेरिगोटा एंड टेरिगोटा। एप्टेरिगोटा मीन्स विंग्ड, विदाउट विंग्स, नो विंग्स, विंगलेस। और टेरिगोटा मीन्स विंग्ड, जिसमें विंग्स हैं, पंख वाले और बिना पंख वाले। 2 तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। तो पंख वाले तो आप जानते हो, उसको होलो मेटाबोला बोलते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया, यानी कि मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हुआ है।
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी विंग्स डेवलप हुए हैं, उसमें इनकम्प्लीट हो गया। तो इंसेक्ट्स में आप जिनको इंसेक्ट्स कहते हैं, उड़ने वाले, जिन्हें हम मच्छर कहते हैं, मॉस्किटोज, वो विंग्ड है पूरी तरह से, ठीक है। टेरिगोटा, फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, कैडिस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, तमाम प्रकार की फ्लाई हैं, फ्रूट फ्लाई, तो ऐसे तरह तरह की फ्लाई हैं, वो सब इसमें आती हैं। पंख वाली हनी बी, बीज आती हैं, हनी बी, यहाँ तक कि एंट भी आती है और टर्माइट भी आती, टर्माइट भी उड़ती हैं, एंट्स भी उड़ती हैं, बोलते हैं चींटी के पर आ जाते हैं, तो वो इसी में आती हैं। यूं चींटी जो है, एंट्स जो होती हैं वो बिना पंख की दिखती हैं हमको, लेकिन वो टेरिगोटा में पढ़ते हैं हम लोग उसको, क्योंकि विंग्स होते हैं उनमें। लाइफ की किसी न किसी स्टेज में विंग्स होने चाहिए, जरूरी नहीं कि हमेशा विंग्स हो, किसी न किसी स्टेज में तो उसमें विंग्स डेवलप होते हैं ना, तो बाद में उसमें विंग्स डेवलप हो जाते हैं। बारिश के पहले तो चींटियां भी उड़ती है, चींटी भी उड़ने लग जाती है, बोलते चींटी के भी पर आ रहे हैं, कहावत है ना, वही है। तो विंग्ड, उसमें पेडिकुलस वगैरह आती है, कुछ और भी दूसरे एनिमल आते हैं, लेकिन यहाँ जैसे सिल्वर फिश, वो विंगलेस में आती है। सिल्वर फिश, नाम सिल्वर फिश है, बुक लाइस, किताबों के बीच में से निकलती है, जब पुरानी किताबें आप हटाते हो तो वो भागती हुई नजर आती है। सिल्वर फिश, नाम फिश है लेकिन फिश नहीं है, क्या है वो, इंसेक्ट है, ठीक है, नाम उसको दे दिया है सिल्वर फिश। लेकिन इधर इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हनी बी, एपीकल्चर। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है हनी बी वाला, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो हनी है, शहद, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड वैल्यू है उसकी, तो एक्सट्रीम फूड वैल्यू है, अच्छी फूड वैल्यू है। लिब्यूलोज, शुगर का नाम है लिब्यूलोज, लिब्यूलोज शुगर होती है। और एपीज मेलिफेरा, यूरोपियन हनी बी, एपीज इंडिका, इंडियन हनी बी, शायद नाम मैं दूसरा भूल गया, मेलिफेरा नहीं, एपीज फ्लोरिया, एपीज फ्लोरिया, यूरोपियन हनी बी। कल्चर के लिए यही यूज की जाती है, एपीज फ्लोरिया। यही यूज की जाती है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, हनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। इंडियन हनी बी में एपीज इंडिका, एपीज इंडिका जो है इंडियन हनी बी, उसमें हनी बहुत कम होता है। आप जंगलों में जो देखते हैं, खेतों के आसपास जो हनी आपको मिलता है, वो एपीज इंडिका का मिलता है, तो बहुत कम क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है। एक होती है एपीज डॉर्सेटा, जो पुराने मकानों पे, बड़े ऊंचे पेड़ों पर टंगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े छत्ते होते हैं, वो एपीज डॉर्सेटा, जंगली मधुमक्खी, वाइल्ड हनी बी, उसमें हनी बहुत निकलता है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन बहुत नुकसानदायक है, जान भी जा सकती है। अगर 3-4 से ज्यादा मधुमक्खियों ने एक साथ काट लिया तो मौत भी हो सकती है। विनमस होती है, हाईली विनमस, इसलिए उसको कोई छेड़ता नहीं है और ना ही उसका कोई हनी एक्सट्रैक्ट करता है। उसमें हनी की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, ये बात तो है कि हनी की क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं कह सकते लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। क्वालिटी तो एपिस फ्लोरिया इसी की ज्यादा है, यूरोपियन हनी बी। तो जो एपिकल्चर होता है वो इसी का किया जाता है, तो परीक्षा में इसका बहुत प्रश्न आता है। तो इंसेक्ट पढ़ते समय आर्थ्रोपोडा में ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है इस जगह, ठीक है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, कैटरपिलर लार्वा, बॉम्बिक्स मोरी, शहतूत की पत्तियों को खाता है और सिल्क प्रोड्यूस करता है,
कोकून से सिल्क कल्चर, लेक कल्चर, लाक, लेसिफर, लक्का इंसेक्ट है, तो लेक का भी इंसेक्ट है, सिल्क का भी इंसेक्ट है, और एपीकल्चर यानी कि हनी का भी इंसेक्ट है, हनी बी। तो ये जो हैं ये बेनिफिशियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, यहाँ वो लाभकारी कीट हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई हैं, फ्लाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब पोलिनेशन का काम करते हैं। पोलिनेशन इसलिए बोलते हैं ना 2G के कारण, 3G के कारण 5G आएगा, तो इसमें इनका जो पाथ है घूमने फिरने का और पोलिनेशन करने का वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो जो वेव्स हैं, वो जो तरंगे निकलेंगी वहाँ से, वो उनको कंफ्यूज कर देगी। 2.0 में जैसे पक्षियों के लिए बताया था मूवी में कि बर्ड्स कम हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल के टावर जो है बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो वैसे इंसेक्ट्स भी में भी दिक्कत आ रही है, हनी भी। तो हनी प्रोडक्शन भी दुनिया में गड़बड़ा रहा है इसकी वजह से, और पोलिनेशन भी गड़बड़ाएगा तो लोग भूखों मरेंगे फिर, क्योंकि आप एक एक प्लांट को तो पोलिनेट नहीं करवाते, वो तो नेचुरल होता है। तो अगर ये सब रास्ता भटक गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, खाद्यान्न संकट आ सकता है, फूड प्रॉब्लम हो सकती है। पक्षी भी पोलिनेशन करते हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं, आर्थ्रोपोड्स भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको जोड़ करके करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं वो वेव्स के रूप में होते हैं, तरंगों के रूप में होते हैं, और वो तरंगें बड़ी डेलिकेट होती हैं। और अगर फेरोमोन्स वो एक दूसरे के नहीं पकड़ पाए, तरंगों को नहीं पकड़ पाए, तो क्योंकि ये भी रेडियो वेव्स की तरह ही है ना एक तरह से, और हम लोग भी फ्रिक्वेंसी पे ही बात कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का मोबाइल भी तो एक स्टील बॉडी है, कई बार फाइबर की बॉडी होती है, और उसको फोड़ करके ग्लास, फाइबर, स्टील, प्लास्टिक, रबर सबको फोड़ करके वो अंदर चला जाता है ना वेव, और फिर आपको रिंग बजने लगती है, या आप किसी को कॉल करते हो तो आपकी कंटिन्यूअस बातचीत कराता रहता है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो बहुत अच्छे से वो मैच करवाता है, तो पावर तो बहुत है उसके अंदर। तो जो मोबाइल की बॉडी को फोड़ सकता है वो तो फिर इंसेक्ट को तो कंफ्यूज कर ही सकता है, ठीक है। तो पावरफुल अगर तरंगे ऐसे इंसेक्ट्स को कंफ्यूज कर देंगे तो उनका तो कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो जाएगा, और उनके अंदर सोशल बिहेवियर है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रह करके काम करते हैं, तो वो कांटेक्ट भी खत्म हो जाएगा, तो कंफ्यूज होकर के कुछ तो भी काम करेंगे तो उनका काम ही गड़बड़ा जाएगा। तो वो काम तो फिर इंसान मशीन से नहीं करवा सकता ना, नेचर ने वो सिलेक्ट कर रखा है ना, उसी का हम फायदा उठा करके इतना उत्पादन कर रहे थे खेतों में, तो वो खतरे में पड़ सकता है। फलों की खेती खतरे में पड़ सकती है, फूलों की खेती खतरे में पड़ सकती है, और हनी प्रोडक्शन और ये सब तो है ही, तो इसलिए उससे जुड़ा हुआ ये चीज़ है। तो हार्मफुल इंसेक्ट्स डेफिनेटली वेस्प से जो है, ततैया जो होता है उसकी वजह से चेहरा फूल जाता है, कभी काटा हुआ आपको तो बहुत पेनफुल होता है, वीनमस होता है। इसके अलावा तमाम इंसेक्ट्स जो फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, शुगर केन को नुकसान पहुंचाते हैं, कई सारे जो है खड़ी हुई फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट भी होते हैं, जो आप गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं उसमें भी कीड़ा लग जाता है। तो कीड़ा नहीं होता वो, बल्कि लार्वा होते हैं, किसके? इंसेक्ट्स के, बीटल्स के। तो आटा बीटल भी होता है, फ्लोर बीटल, ग्रेन बीटल, राइस बीटल, पल्स बीटल। तो मूंग का बीटल अलग होता है, चने का बीटल अलग होता है, अरहर का बीटल अलग होता है, राइस का अलग होता है, गेहूं में गेहूं का, व्हीट का अलग होता है, और आटे का अलग होता है। आटे का बीटल बिल्कुल डिफरेंट होता है, थोड़ा छोटा होता है, बारीक सा, तो उसमें लार्वा भी बहुत छोटे होते हैं। आटा अगर 15-20 दिन, एक महीना आप रख देते हो तो खराब हो जाता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं, वो सब लार्वा है, वो सब बीटल्स बन जाएंगे, फिर बाद में दौड़ रहे होंगे वो बीटल्स, ठीक है। तो कई लोग बीटल्स को अलग करके वो बना ले, लार्वा तो पहले ही हो गए थे लार्वा पहले हुए थे,
अंडे उसी में आकर के आटे में दे देता है वो पूरा बड़े बीटल फीमेल, और फिर उसमें छोटे छोटे कीड़े। तो जब वो अंडे देने के लिए दौड़ रहा होता है तब नजर पड़ गई, तब तक तो ठीक है, और अंडे तो आप कुचल करके खा जाओगे क्योंकि उसमें लार्वा आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन जब वो खुदबुदाने लगते हैं, हिलने लगते हैं कैटरपिलर, तो वो छोटे छोटे लार्वा होते हैं। बाद में फिर उनका बीटल बनता है, तो वो उड़ करके या चल करके, वो तो उड़ेंगे नहीं लेकिन वो थोड़ा दूर चल करके नए आटे को तलाशेंगे फ्रेश, जहाँ वो अटैक कर सकें और उसको खा करके फिर अंडे दे सकें। आया समझ? तो ऐसा होता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल बता दिया मैंने आपको उसका। ऐसे ही मौत, जितनी भी तितलियां हैं वो सब्जियों को खा जाती है, फलों को खा जाती है, और कीड़ा पड़ जाता है उसमें, ठीक है। और ये कीड़ा बहुत पहले, इसलिए आपको पहले मैंने बताया था कि जब फ्लावरिंग हो रही होती है तभी पेस्टिसाइड छिड़का जाता है फ्लावर के ऊपर। फ्लावरिंग के समय में छिड़का जाता है, फलों के ऊपर नहीं। इसलिए आम के मोर आते हैं फरवरी में, तब उसके ऊपर छिड़काव होता है जहाँ कमर्शियल क्रॉप होता है आम का। तो मैंगो का जब आप हार्वेस्ट करते हो तो आपको कीड़ा जो है उस पर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आपने पेस्टिसाइड नहीं छिड़का है तो कीड़ा अंदर से निकलेगा। इसलिए मक्खी वाला आम बोलते हैं जुलाई के दिन में। बाहर से आम बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन जब उसको काटते हैं तो अंदर से कीड़ा निकलता है, सड़ा हुआ आम निकलता है, और कई बार उसमें से मक्खी उड़ जाती है, यानी मौत बन गया हो, कीड़ा नहीं बचा हो, इतना मेच्योर हो गया कि वो उड़ गया उस अंदर से। तो आप आम काट रहे हो और उसमें से एक उड़ के गया और अंदर से सड़ा हुआ है, इसका मतलब उस कीड़े ने। तो ये कीड़ा आया कब था? ये फरवरी के महीने में उस फ्लावर के ऊपर आया था जब आम नहीं बना था। उस फ्लावर के ऊपर वो कीड़ा ने आकर के अंडा दिया था, और वो अंडे फिर पैक हो गए। किसमें हो गए? आम के अंदर पैक हो गए। छोटा जो आम तैयार हुआ था उसके अंदर बीचों बीच जहाँ गुठली बनने वाली है वहां पर वो अंडे पड़े हुए थे। 3 महीने में वो अंडे में से लार्वा निकला और उन्होंने आम की गुठली को अंदर से खाना शुरू किया, ठीक है। तो बाहर तो छेद नहीं दिखेगा आम में, लेकिन आम को काटोगे तो अंदर कीड़ा निकलेगा। तो ये 4 महीने तक वो अंदर बैठा हुआ था, 3 महीने तक, 3 महीना उसने वेट किया। आया समझ में? वो वाला कीड़ा है। तो फिर पेस्टिसाइड कहाँ छिड़का जाएगा? फूलों पर। इसलिए आप पेस्टिसाइड खाते हो। इसलिए जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, उनके फ्लावर के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। इसलिए कई सब्जियां जो है वो बाहर से फ्रेश दिखते लेकिन काटते हैं तो अंदर कीड़ा निकलता है। तो उसका कारण है कि उनके फ्लावर पर पेस्टिसाइड ठीक से लगा नहीं, लेकिन वो सारा केमिकल तो हम लोग खाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आ रही है, विदाउट पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे, मतलब उस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? हम लोग नीम का पानी छिड़केंगे या और कुछ गौमूत्र छिड़केंगे, या ऐसी जो हमारी दवाइयाँ होती है जो आयुर्वेदिक होती हैं, केमिकल नहीं होंगे, और उससे फिर उस कीड़े को हटाएंगे। उसके बाद, क्योंकि आप तो सब्जी मार्केट से खरीद के लाए, वो तो फ्रेश दिख रही है, काटने पे भी अंदर से कीड़ा नहीं दिख रहा। तो कीड़ा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है उसमें केमिकल है। और उसको फिर काटते हो और फिर उसको पकाते हो और तेल में बॉईल करते हो। तो केमिस्ट्री में जाओ आप, केमिस्ट्री के जब प्रैक्टिकल करते हो तो परख नली में लेकर के गर्म करने के लिए भेजता है ना टीचर कहता है इसमें ये डालो, ये मिलाओ, और जाकर के वहां जाकर के बर्नर पे जाकर के इसको रखो। तो आप बर्नर पे, गैस बर्नर होता है, लैंप वाला होता है, जैसा भी बर्नर होता है, उस पर टेस्ट ट्यूब, तो कलर चेंज होते हैं, प्रेसिपिटेशन आते हैं, इवेपोरेशन होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। तो भैया वो जो केमिकल है वो तो अंदर गया, और अंदर केमिकल है, और अब आप जो खाना पका रहे हो उसमें, उस प्रोसेस में वो हार्मफुल बन जाता है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर का कारण बनता है। इसलिए हमारे समाज में अभी जो तमाम तरह के कैंसर हैं वो इसी वजह से हैं। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है उसका। कुछ समझ में आया ना? ये है। तो कहोगे तो नहीं साहब ये तो तंबाकू भी नहीं खाते थे, तो शराब भी नहीं पीते थे। अरे तो बैंगन तो खाते थे गोभी तो खाते थे, ठीक है। सबसे ज्यादा गोभी में पेस्टिसाइड डलता है, सबसे ज्यादा गोभी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड डलता है, फूल गोभी में। पत्ता गोभी में दूसरा निमेटोड का प्रॉब्लम है, वो आंख में चला जाता है निमेटोड।
पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी और ये अगर आप घर पे पैदा कर सकें, छत के ऊपर पैदा कर सकें, तो वही खाना चाहिए। मार्केट से लेके खाना मतलब अनाप शनाप पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं वो। तो वो जहर है एक तरह का, सीधा कैंसर का कारण है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, यूटेराइन कैंसर, स्किन कैंसर, तरह तरह के, लंग कैंसर, ये इन्हीं के कारण है। कार्सिनोजेनिक बोल, कार्सिनोजेंस इनको कहा जाता है, कार्सिनोजेंस। ठीक है, वो डीएनए को ही चेंज कर देते हैं अंदर से, बहुत सारे डीएनए को कंफ्यूज कर देते हैं, तो उसका रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस गड़बड़ा जाता है। वो वहां जाकर के थाइमिन की जगह जाकर के बैठ जाएंगे, साइटोसिन की जगह जाकर के बैठ जाएंगे। वो केमिकल साइटोसिन का एक तरह से एलोमार्फ वैसा दिखता है, उसके जैसा ही दिखता है, आइसोमर जैसा। तो क्या होता है कि डीएनए के उस सीक्वेंस में जाकर के एडेनिन के बाद में सामने ग्वानिन एटीसीजी होता है, तो साइटोसिन के सामने ग्वानिन है। तो ग्वानिन के सामने जैसे ही साइटोसिन बैठना चाहिए, उसके बजाय वो जो केमिकल गोभी में आया था वो केमिकल वहां जाके बैठ जाता है। तो जब वो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, एमआरएनए जब बन रहा होता है, तब वो उसको पढ़ ही नहीं पाता, तो गलत प्रोटीन बन जाती है, रॉन्ग प्रोटीन बन जाती है। वो रॉन्ग प्रोटीन आपका कैंसर है, वो ट्यूमर बनाएगी, क्योंकि उस प्रोटीन की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे। फिर वो सेल्स में वो प्रोटीन इकट्ठा हो जाती है, तो क्लम्पिंग हो जाएगा, ऐसी एक्स्ट्रा प्रोटीन क्लम्पिंग हो जाएगा, तो वो गांठ बन जाएगी, ट्यूमर होगा। वो वही ट्यूमर होता है, रॉन्ग प्रोटीन फॉर्मेशन, रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसिस। आ गया समझ में? तो ये है, तो उसका पूरा मॉलिक्यूलर जो है एनालिसिस है, उसको आप वहां जाकर के बात कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम करेंगे फिर से, लेकिन ये यहाँ पर लिंक करेगा आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा को खत्म करने के लिए आप गए थे और जहर ले बैठे। तो इसलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंसेक्ट का इस तरह से आता है घूम करके। तो ये जितने आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, ये भी यहाँ घुस जाएंगे इसमें, बायोडाइवर्सिटी में, इसमें आ जाएंगे, ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। उधर फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट अलग नहीं है कोई भी, और ये सब इकोनॉमी भी है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने गए थे, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति रातों रात कि बहुत नुकसान हो रहा है, बस कल से कोई यहाँ पर अब केमिकल फार्मिंग करेगा ही नहीं, तो वो कोलैप्स हो गया, उनको भागना पड़ गया। लोग स्विमिंग पूल में आके नहा रहे थे, आपने देखा था 2022 में क्या क्या हुआ, आप पूरा टीवी वाला दिखा रहा है ना साल भर में क्या हुआ। तो उसमें एक सीन ये भी है, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में लोग उसके कुर्सी पे बैठे हैं राष्ट्रपति की, और उसके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। तो ये इसी घटना से जो मैं बता रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स भी आ गई इसमें, इकोनॉमी भी आ गई, इंटरनेशनल रिलेशन भी आ गए, बायलैटरल रिलेशन भी आ गए, इंडो श्रीलंका रिलेशन भी आ गए। कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है यूपीएससी का, सब एक दूसरे से बहुत टाइटली गूथे हुए हैं। और इसलिए कोई कहता है कि नहीं, अगर एक आदमी सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो भैया सारे सब्जेक्ट आपको लिखने हैं वहां जाकर के। एक कैंडिडेट मासूम सा 21-22 साल का ग्रेजुएट होके अभी आया है, उसको सारे सब्जेक्ट डील करने हैं वहां पे। फिर हम जैसे लोग 50वें साल में पहुंच रहे हैं और 27 साल से पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो क्या हम डील नहीं कर सकते ऐसे? और वो 21-22 वाला बहुत अच्छे से डील करके इंडिया टॉप कर जाएगा, और हम 27 साल में भी डील नहीं कर सकते। लोग हम ही को गलत ठहराने लगते हैं, सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लोगे? तो ये ऐसे ही पढ़ा लेते हैं जैसे अभी बता रहे हैं। ऐसे जोड़ना आना चाहिए ना, जोड़ेगा कौन? ये जितनी भी घटनाएं हैं सब आपस में जुड़ी हुई है, सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और जिसको ज्यादा सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा वही जोड़ पाएगा, और आपको सिखा भी पाएगा कि जोड़ना कैसे है परीक्षा में। इसी बात की तो परीक्षा है, जोड़ने की, खंगालने की और जोड़ने की परीक्षा है। लोग हमारे ऊपर प्रश्न लगाने लगते हैं कि मतलब आप कर लेते हो ये। अरे यार कमाल है, कर लेते हो मतलब? एक आदमी बैंकिंग की तैयारी करा रहा है और बोले आप बैंक में कैशियर का काम कर लोगे, तो कैशियर का काम कर लेगा तभी तो वो बैंकिंग का पढ़ा रहा है ना। जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कर लेगा तो फिर वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको भी वहां सारे सब्जेक्ट, आपकी जगह पर 13-14 लोग थोड़ी जाएंगे वहां पे कि इंडियन सोसाइटी अलग पेपर देने जाएगा और सेकंड पेपर अलग देने जाएगा। सेकंड पेपर में भी चार लोग आएंगे पेपर देने इनका,
पहले पॉलिटी दूसरा लिखेगा, फिर सोसाइटी दूसरा लिखेगा, फिर सोशल इश्यूज दूसरा लिखेगा, फिर पब्लिक पॉलिसी दूसरा आके लिखेगा। सब एक ही आदमी लिखेगा। फर्स्ट पेपर भी उसी ने दिया है, ऐसे भी उसी ने लिखा है, थर्ड भी उसी को देना है, एथिक्स का पेपर भी उसी को देना है, फिर ऑप्शनल भी उसी को देना है, इंटरव्यू भी उसी को जाके देना है। तो सारे काम आपको एक ही आदमी को करने हैं, तो फिर पढ़ाने वाले में अलग अलग लेके क्या करोगे? वो तो वो मोज़ेक विजन कॉकरोच जैसा दिखाएगा बस, उसमें वो जोड़ेगा कौन? पूरा पेनोरमिक व्यू कैसे आएगा? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो हमने तो अपना आरोप वो कर दिया, कोर्ट में ऐसे ही तो होती है बहस तो वकालत वो ही कर दिया आज हम वकील भी हैं, तो वो काम भी हमने कर दिया, हमने तो प्रूव कर दिया कि हम करेंगे और हम तो इतने साल से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम तो खुद सेलेक्ट हैं, हमने तो वहां परीक्षा दे करके सिलेक्शन लिया है और कई बार लिया है। तो यही एक्सपेरिमेंट तो आपको बता रहे हैं कि हमने कैसे लिया है, ऐसे लिया है, यूं किया, बस यही बता रहे हैं आपको कि ऐसे से कर लेना, जोड़ लेना, यहां से पढ़ लेना, इसको जोड़ना और फिर ऐसे लिख देना, इतनी सी तो बात है। और जिसने कभी सिलेक्शन नहीं लिया, केवल प्रोफेसर है और केवल वो ज्योग्राफी का नॉलेज रखता है, केवल इन्वायरमेंट का रखता है, वो आप करके अपने सब्जेक्ट का एक हिस्सा बता के चला जाएगा। उसने जिंदगी में कभी नहीं जोड़ा, ना उसका जोड़ा हुआ कभी सक्सेस हुआ, ना उसको सिलेक्ट किया गया। वो ज्यादा बेटर मानते हैं बच्चे, क्वेश्चन करते हैं, हमसे ही क्वेश्चन करते हैं, सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओगे? फिर वो उतर जाते हैं सीढ़ियां, बोले आपसे नहीं पढ़ना नोट्स भी नहीं लेना आपका, ना तो आपका नोट्स लेना है, ना आपकी कोचिंग ज्वाइन करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे तो आप क्या पढ़ा लोगे? क्योंकि फलानी कोचिंग में तो 6 लोग मिलकर पढ़ाते हैं, किसी कोचिंग में, एक कोचिंग का मैं देख रहा था तो फैकल्टी की लिस्ट थी, तो परमानेंट फैकल्टी 82 है भाई, यहाँ से लोग तो मतलब परमानेंट है, और विजिटिंग फैकल्टी करीब 150-200 है जो कभी कभी आके पढ़ाती है। हमने कहा कोचिंग है, अजायब घर है, चिड़ियाघर खोल रखा है तुमने मतलब क्या है? मतलब कोई इसमें एक आध कोई नॉलेज वाला आदमी बंदा वाला है कि नहीं है? डेप्थ में तो जाना ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं उसमें बहुत डेप्थ में जाना है, तो क्या 4-5 जन्म लेके परीक्षा देनी है? अभी तो देनी है। डेप्थ में कितना जाना है? जनरलाइजेशन करना है भाई, स्पेशलाइजेशन थोड़ी करना है, हर चीज को जनरलाइज करना है। विटामिन आपको याद करने और लिखने के लिए याद करना है, विटामिन की खोज नहीं करनी है कि नया रिसर्च पेपर लिखना है, नया विटामिन हमने खोजा, बाद में नोबेल प्राइज के लिए नाम गया आपका, ऐसा नहीं होना है। जो है एग्जिस्टिंग विटामिन उन्हीं की लिस्ट तैयार करनी है, और वो क्या करते हैं वो बताना है, और उसकी कमी से क्या होता है वो बताना है। ठीक है, ये सब नन्ना सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जब 21 साल के बच्चे आते हैं और फर्स्ट टाइम में पहली बार आए, 21 साल फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया टॉप कर गए, तो फिर हम सब तो 27 साल पढ़ा के फिर बाहर थोड़ी जोक रहे। जब कोई 21 साल में आकर के टॉप कर जाता है तो 27 साल में हम पढ़ा तो सकते ही हैं उसको, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और हम तो अपने 3रे-4थे साल में ही सिलेक्शन ले रहे थे, बल्कि फर्स्ट ईयर में ही ले रहे थे, सिलेक्शन ले रहे थे हम भी। बस ये था कि पोस्ट छोटी थी उस समय, और बाद में तो पढ़ाना ही शुरू कर दिया हमने। तो कब से पढ़ा रहे हैं, कब से सिलेक्शन दे रहे हैं, बहुत साल हो गए सिलेक्शन देते देते और खुद के सिलेक्शन करवाते करवाते। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, यही तरीका है, इसी तरह से जोड़ना पड़ता है, ऐसा ही लिखना पड़ता है। जो सेलेक्ट हुआ है उसकी अंतरात्मा जानती है, वो किसी स्वार्थवश और अपने ईगो में या इंस्टाग्राम पे चमकने के लिए वो नहीं बताना चाहता, बात अलग है, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है। ये लेक्चर उसको सुनाओगे एकदम नतमस्तक हो जाएगा, उसको मालूम है कि यही बात है सच तो बात यही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ ईगो जुड़ा हुआ है, पोस्ट है, सिलेक्टेड है, उसका अहंकार है, अपने फॉलोअर्स कम होने का डर है उसको, इसलिए वो अपनी हेकड़ी में रहता, तन के बैठा रहता, चाहे पीठ दर्द करती रहे, लेकिन तना हुआ रहना पड़ता है। ठीक है, वो मजबूरी है, वो सब दया के पात्र हैं, उनकी बात अलग है, ठीक है, उसकी उससे कोई लेना देना नहीं। तो मुझे लगता है कि इंसेक्टा में इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है, तो होमवर्क में यही लिखिएगा, आर्थ्रोपोडा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। हार्मफुल इंसेक्ट्स में जो स्टोर ग्रैंड पैस है उनकी लिस्ट बना लेना, उनके नाम पूछते हैं परीक्षा में कि मूंग के बीटल को क्या कहते हैं, मूंग डोरा, कैलोसोब्रुंकस। कैलोसोब्रुंकस स्पीशीज है, बट ग्राम की अलग होती है, चना की अलग होती है, मूंग की अलग होती है। तो ऐसे स्पीशीज, तो 10-15 स्पीशीज के नाम याद कर लेना। आटा का अलग है, वीट का अलग है,
ठीक है। तो ऐसे ही वेजिटेबल्स के हैं, तो कुछ वेजिटेबल्स, इंपॉर्टेंट वेजिटेबल वो देख लेना। और मलेरिया, जीका और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें मॉस्किटो लगते हैं, क्यूलेक्स, एनोफिलिस। तो मॉस्किटो या इंसेक्ट एज ए वेक्टर इन डिजीजेस, इंसेक्ट एज ए वेक्टर इन डिजीजेस, यानी कि बीमारियों में वाहक के रूप में कीड़े, कीट बोलना, कीट बोलते हैं, कीड़े नहीं, हिंदी में कीट बोलते हैं, कीट, इंसेक्ट्स, वाहक कीट। तो कभी कभी एमपीपीएससी में तो मेंस में सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि पैथोजेंस को लेकर के कौन कौन से वेक्टर हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पैथोजेंस हैं और उनके वेक्टर कौन कौन है, इसके ऊपर एक निबंध लिखिए। तो एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन जो है, तो आपको कम से कम 10-15 वेक्टर पता होना चाहिए, यानी मॉस्किटो, फ्लाई, टीएससी फ्लाई, ट्रिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, प्लेबोटोमस फ्लाई, लिशमेनिया, कालाजार, नेशनल कालाजार एरेडिकेशन प्रोग्राम है कि नहीं गवर्नमेंट का, तो वही कालाजार, वही। तो ऐसे कहाँ आप हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और उसमें पढ़ रहे थे, कहाँ ये यहाँ आ गया। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है, खास करके करंट अफेयर्स तो इसको जिंदा करता है सब्जेक्ट्स को। अदरवाइज तो सब्जेक्ट स्टैटिक वाला पार्ट मरा हुआ ही है, उसको जिंदा ही करंट अफेयर्स आकर के करता है, ठीक है। तो उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है एकदम से। चलिए, मुझे लगता है ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा ही काफी, कल एनेलिडा किया था हमने, आज आर्थ्रोपोडा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की